वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसके लिए संपूर्ण पूरे कॉन्सेप्ट क्लास को लाया हूँ। इसके पहले 10 से 12 चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लास नेवी एमआर के लिए करवा चुका हूँ साइंस का। आपको साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास पूरे यूट्यूब में देखिएगा तो कोई जल्दी नहीं करवाता है, सब क्वेश्चंस करवा देते हैं। क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लास से ही जो क्वेश्चंस आते हैं आपके आंसर्स जो सही होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट क्लास के बेस पे ही आप जाके आंसर सही कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को कितना रटिएगा 1000, 2000, 3000 बोलिए, मैं आपको 5000 क्वेश्चंस करवा दूंगा, पर उससे बेनिफिट नहीं होना है। कॉन्सेप्ट क्लास आपके दिमाग में रहता है तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाइएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप लोगों ने पहले सीरीज़ नहीं देखा हो तो वो सीरीज़ जाके पहले देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से स्टार्ट होता है, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के वैक्यूमानुपाती होता है। माना कि दो पिंड जो है वो क्या है, बड़ा एम और छोटा एम एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, ज़रा बता देते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है। जो बल होता है वो क्या होता है, F=G m1 × m2/r²। ये जो होता है ये फोर्स का आकर्षण बल होता है। जब दो पिंड m1 × m2 r दूरी पर स्थित होते हैं तो जो फोर्स कार्य करता है वो ये फोर्स होता है। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये g का एक वैल्यू होता है जिस वैल्यू का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। ये मान आप याद रखिए। और g को यहाँ पर क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से g को क्या बोला जाता है, g को यहाँ एक नियंत्रक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ना कि यूनिवर्सल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, जी यहाँ पर ही m1 × m2 ये दोनों क्या है, दो कोई भी द्रव्यमान है, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है। इसके बेस न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मान बताया था मैंने, देखिए यहाँ पर मान दिया है और उसका मान, उसको g को क्या कहते हैं, F=G, मतलब g का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो उसका मान मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा गुरुत्व क्या है, यानी ग्रेविटी है क्या। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, यानी दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि उनमें एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व करते हैं। मतलब दो पिंडों के बीच क्या करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। उसमें से एक जो हो वो पृथ्वी हो यानी अर्थ हो तो उसे गुरुत्व कहते हैं, तो उसे ग्रेविटी कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वजनित त्वरण यानी g कहते हैं, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है। g का डायरेक्ट मान भी पूछा जा सकता है तो इसका मान याद रखिए 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। नेक्स्ट है गुरुत्वजनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो g है गुरुत्वजनित त्वरण वो किस पे निर्भर करता है, नहीं करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में, इसी के लिए बेसिकली पॉइंट्स को नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर ही g हो, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 8 के जगह क्या होगा, g के मान में परिवर्तन। g का मान में जो परिवर्तन होता है कहाँ कहाँ होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। g क्या, मैंने आप लोगों को g का क्या बताया था, गुरुत्वजनित त्वरण जो g को कहा जाता है। मैंने पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाइएगा तो इसका मान घटेगा, एकदम पृथ्वी पे रहिएगा तो इसका मान सही रहेगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान महत्तम होता है, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर, पोल पर g का मान जो होता है ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर, यहाँ पर ही देखिए g होगा, टाइपिंग मिस्टेक, का मान न्यूनतम होता है। ये सब मैंने खुद से टाइपिंग किया है आपके लिए। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन गति बढ़ता है उसके कारण जो g का मान होता है वो कम हो जाता है।
पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति जब घटती है पृथ्वी का तो जी का मान बढ़ जाता है। नोट, यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय, चलिए अच्छा से दिखा दे इसको, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। मतलब चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमेंगे तो भूमध्य रेखा पर जो वस्तु रखा रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा, यानी वह भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ध्रुवों पर क्या लिखा है, ध्रुवों पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर परित घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। बेसिकली ये जो पॉइंट्स मैंने अभी 3-4 पॉइंट्स अभी बताया कि जो 17 गुना बढ़ जाएगी अधिक चाल से तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान शून्य हो जाएगा। ये आपके एग्जाम्स में बेसिकली ये पॉइंट नहीं आने वाला, ये भी याद रखिए। मैं बताते चलूँ कि एक्स्ट्रा मत पढ़िए, मैंने लिखा के रखा है, मेरा काम है, बट आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो उसमें जो आपका जो मास होता है यानी द्रव्यमान होता है वो आपको लगता है कि आपका मास बढ़ चुका है। प्रैक्टिकल आप लिफ्ट में चढ़ के देख सकते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। एंड जब आप लिफ्ट से नीचे आते हैं तो लिफ्ट आपका जो वेट लगता है वो कम लगता है। ये सब जो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी से जब लिफ्ट ऊपर नीचे गति करेगी तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यानी जब लिफ्ट से उतर रहे हैं और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए उस समय आपका जो भार रहता है वो 0 हो जाता है। वो भार 0 हो जाता है, यानी भारहीनता हो जाता है। और बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जब लिफ्ट की रस्सी ऊपर से टूट जाए तो आपका जो भार होता है वो क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। ये लिफ्ट से ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या मैंने बताया, और एक देख लीजिए, और एक जो पॉइंट है इसका, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसी फर्श से उतरकर उसकी छत से जा लगेगा। यहाँ 5 पॉइंट क्या है, लिफ्ट ऊपर की ओर जाते तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ होगा, नीचे आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। और जब ऊपर नीचे समान गति से जाएगी तो क्या होगा, लिफ्ट में कोई परिवर्तन भार में नहीं होगा, पिंड के भार में। एंड जब रस्सी डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट की, तो उस समय जो द्रव्यमान रहेगा उसका क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, भारहीनता के रूप में हो जाएगा। ये मत कीजिएगा कि भार बढ़ जाएगा, जब लिफ्ट टूटेगा तो भार 0 हो जाएगा। और लिफ्ट नीचे उतरते समय गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ये 5 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रहों के गति से संबंधित केपलर ने नियम दिया था, ग्रहों के गति से संबंधित। तो वो नियम क्या है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल कक्ष में परिक्रमा करता था। सूर्य ग्रह की कक्षा में एक फोकस बिंदु पर स्थित रहता है। यह बेसिकली लॉ है, आपको याद रखना है तो रखिए। डायरेक्ट लॉ तो कभी एग्जाम्स में आता नहीं है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चारों ओर किस टाइप का कक्षा था, तो एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के नियम पे बनाया था केपलर ने लॉ। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं है। और देखिए क्या है 2 नंबर, और इसका सेकेंड लॉ क्या है, प्रत्येक ग्रह एक क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वो दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो यह एरियल वेलोसिटी वाला नियम भी किसने दिया था, केपलर ने 3 लॉ दिया है। एक और लॉ है, एक और क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर में जितना समय लगाता है उस समय का परिक्रमण काल को टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग यानी t² होगा यहाँ पर ही। ग्रह की सूर्य से दूरी, औसत दूरी r के घन का r का पावर q होगा, यहाँ मिस टाइपिंग है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात t² क्या होगा, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यू। ये एक लॉ का जो बेस
मैथमेटिकल टर्म, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जो सूर्य से अधिक दूर जो ग्रह रहते हैं उसका परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन, जबकि दूरस्थ ग्रह नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। तो नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक है जो ये नोट वाला पॉइंट भी नोट करते चलिए। आईएयू ने यम प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब यह दूरस्थ ग्रह नेपच्यून है। प्लूटो को निकाल दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, और जो अब दूरस्थ ग्रह है वो कौन सा है, नेपच्यून है। अब थोड़ा सैटेलाइट के ऊपर बात करते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। और जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्पीड। जो ऑर्बिटल स्पीड है ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड है उसके बारे में जानते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी उपग्रह का जो कक्षीय चाल है किससे निर्भर करते हैं, तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर जाएगा उतनी ही चाल कम होगी, यानी उपग्रह जितनी दूर जाएगा उतनी ही चाल उसका जो डिक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड है। उपग्रह की का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। मतलब यहाँ पर जो उपग्रह की कक्षीय चाल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, बेसिकली ये बताया गया है। और एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की संख्या के चाल जो समान होगी, संख्या उपग्रहों की चाल समान होगी। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पर, ये नोट वाले पॉइंट आप देख लीजिए। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो यह क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ से पूछ लिया जाए कि पृथ्वी तल से अति निकट चाल के कक्षीय चाल लगभग कितने स्पीड है, तो वो 8 है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो देखते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, मतलब उपग्रह का परिक्रमण काल। तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है यदि हम पूरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। बेसिकली ये सिर्फ डेफिनेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक फॉर्मूला बताते चले। परिक्रमण काल क्या होता है, अतः परिक्रमण काल इक्वल टू क्या होगा, कक्षा की परिधि डिवाइडेड बाई कक्षीय चाल, डिवाइडेड बाई इसको कर दीजिए, टाइपिंग करने में दिक्कत हुआ है। तो परिक्रमण काल इक्वल टू क्या होता है, कक्षा की परिधि डिवाइडेड बाई कक्षा की चाल। परिधि यहाँ लिख रहे हैं और डिवाइडेड बाई आप चाल कर दीजिए, चाल, परिधि बाई चाल। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, और इसके बाद क्या देखना है, इसमें कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में, मतलब रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में जो पॉइंट्स है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है सैटेलाइट का पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। और उपग्रह जितना अधिक दूर जाता है उतना ही अधिक परिक्रमण काल होता है, अधिक परिक्रमण काल होता है। नेक्स्ट क्या है, उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सेम है पीरियड ऑफ सैटेलाइट का जो परिक्रमण काल है यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, द्रव्यमान पर, मास पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने और उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 1 घंटा 24 मिनट है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, 1 घंटा 24 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। मतलब इसका जो परिक्रमण काल है, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, यह पृथ्वी के रिवोल्यूशन के बराबर होता है। भू स्थायी उपग्रह कहलाता है, यानी उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाता है। बेसिकली है, चलिए ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर रहता है ये सब बातें कुछ जानना जरूरी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितना 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से कितने ऊंचे पर है, तो 36,000 किलोमीटर। और इसका जो ये होता है, क्या बोलना था, ये पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। मतलब इसको भी चक्कर लगाने में 24 घंटा लगता है जितने पृथ्वी को लगता है। यह बेसिकली एक पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जियो स्टेशनरी को कितना समय लगता है सैटेलाइट को परिक्रमण करने में, तो 24 घंटा लगता है। और ये कितनी ऊंचाई है, ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है।
चलिए नेक्स्ट कुछ देखते हैं और आगे के एक दो पॉइंट है, उसके बाद चैप्टर्स ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पर ही कुछ है, जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लॉक ने व्यक्त की थी। क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूरी नहीं है पढ़ना। अब एस्केप वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है प्लायन वेग, जो कि मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं था, बट प्रैक्टिस सेट में इसका क्वेश्चन आ रहा था। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड पर वह वृत्तीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। ठीक है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान, जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर इससे अधिक वेग से ऊपर की दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी की तल सतह पर ऊपर की ओर फेंके जाने पर वापस नहीं आएगा। पलायन वेग है जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं और नीचे की तरफ नहीं आता। बेसिकली वही बताता है, किसी पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर फेंक दिया जाए ऊपर की, तो वह वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। तो बेसिकली ये ग्रेविटेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको बता दिया मैंने, और जो इसको रिमाइंड कराने वाला पॉइंट है उसको मैं एक बार रिमाइंड जरूर कराऊंगा, जो कि आपको याद रहे, एक बार रिमाइंडर ज़रूरी है। तो पहले मैंने क्या बताया, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन्स लॉ बताया। तो उसमें क्या फॉर्मूला था, जी m1 × m2 बाई में r²। ये फार्मूला से एक न्यूमेरिकल आ सकता है पूरे चैप्टर्स में, ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। यही जो है न्यूटन्स लॉ है। आप डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ इस फॉर्मूले को देखकर लॉ किसी को बता भी सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने जी का मान बताया 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताया। फिर बताया कि ग्रेविटी के बारे में मैंने बताया कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण होता है उसको कहते हैं, जैसे एक को आप पृथ्वी ले लीजिए और नीचे कोई भी एक सतह पृथ्वी से जो किसी को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे ग्रेविटी कहते हैं। समथिंग आप याद रखिए भाई, न्यूटन्स का जो सेव वाला मामला जो पृथ्वी की ओर सेव को आकर्षित कर, या सेम चीज़ है ग्रेविटी, वही है। और जी के मान मैंने बता दिया कि जो सतह से ऊपर जी का मान है, नीचे जाइएगा तो जी का मान घटेगा, और पोल पे जो जी का मान मैक्सिमम रहेगा, इक्वेटर पे मिनिमम रहेगा, और घूर्णन गति के कारण जी का मान कम हो जाता है। मतलब घूर्णन गति बढ़ने पर और घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, मतलब इन्वर्सली है। फिर मैंने लिफ्ट के बारे में बताया, लिफ्ट में आप ऊपर जाइएगा तो आपका द्रव्यमान क्या लगेगा, बढ़ रहा है, नीचे आइएगा तो घट रहा है। यदि रस्सी टूट जाए तो आपका द्रव्यमान 0 होगा, ना कि बढ़ जाएगा। लिफ्ट का रस्सी टूटेगा तो आपका द्रव्यमान 0 होगा, एंड आप अल्लाह ऊपर भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसा बात है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दिन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। केपलर्स का 3 लॉ बताया, लॉ आप लोग पढ़ लीजिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या बताया कि वो पश्चिम से पूरब की ओर दिशा की ओर ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष में लंबवत पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करता है, और इसका जो परिक्रमण काल होता है यह पृथ्वी का परिक्रमण काल के बराबर होता है, जिसका 24 घंटा के बराबर होता है। एंड यह ज़मीन तल से कितनी ऊंचाई पर है, यह ज़मीन तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। देन आपको स्केप वेलोसिटी बताया, तो स्केप वेलोसिटी में आपको क्या बताया कि स्केप वेलोसिटी पर जो मान होता है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर की ऊपर वस्तु को फेंकिएगा तो वह रिटर्न नहीं आएगा, तो इसी को प्लायन वेग यानी स्केप वेलोसिटी बोला जाता है। और एक बात मैंने क्या बताया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, अब उसके जगह जो दूरस्थ ग्रह है वो क्या है, नेपच्यून है। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज बता दिया। तो आई होप आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझको एक बार बता सकते हैं। एक और बात याद रखिए, जो है पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मैंने इस चैप्टर से सारी चीज़ को कवर कर दिया, इसके बाहर यहाँ से कुछ आना नहीं चाहिए, ना ही आएगा। यदि आप ग्रेविटेशन को ये अच्छे से पढ़ लिए तो हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नोट्स खुद अपने मतलब टाइपिंग करके बनाए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। एंड जो कॉन्सेप्ट क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये मैं फिजिक्स लिख के दे सकता हूँ। कोई भी चैनल आपको फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास नहीं करवाती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाती है। तो क्वेश्चन तो मैं भी आपको 5 करवा सकता हूँ और करवाऊँगा भी, पर पहले क्वेश्चन नहीं, पहले मुझको कॉन्सेप्ट क्लास से फोकस करना है। क्योंकि क्वेश्चन जब करवाऊँ तो मुझको क्वेश्चंस नहीं चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लास करवा चुका हूँगा। तो वहाँ से डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद क्वेश्चंस लगाइए, मैं आपको वो बोलता हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है एंड आप देन क्वेश्चंस लगाते हैं
तो आपको फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लास और मेमोराइज होता है। यही एक तरीका है, पहले चैप्टर्स पढ़िए देन क्वेश्चंस करिए एंड साथ में जो टेस्ट होता है टेस्ट दीजिए। जो 500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन चल रहा है उस सबको करिए। तब तक के लिए जय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।